नमस्कार एमपी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। दर्शकों, आज के शो में आपके साथ मैं हूं श्वेता और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कार्यक्रम सोमवार से शनिवार तक हम आपके लिए लेकर आते हैं और हर एक अंक में हम कुछ खास लेकर आते हैं आपके लिए, और ऐसा ही कुछ आज भी हुआ है। बताएंगे आपको क्या कुछ खास है हमारे कार्यक्रम में, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत करते हुए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की तिथि से। तो आइए, आपके लिए लेकर आए हैं आज की तिथि। जी, आज विक्रम संवत 2079 के माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। दिन शनिवार है, तारीख है 4 फरवरी 2023 और जिन जिन का जन्मदिन है उन्हें कार्यक्रम नमस्कार एमपी की तरफ से, डीडी दूरदर्शन मध्य प्रदेश की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी का दिन मंगलमय हो, दिन शुभ हो, इसी आशा के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, ये तो हुई आज की तिथि और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तिथि के बाद हम रुख करते हैं कार्यक्रम में आज के इतिहास का, क्योंकि इतिहास हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ वर्तमान और भविष्य दोनों ही बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर आप इतिहास पर कड़ी नज़र रखें तो, और साथ ही साथ हमारा ये इतिहास आपके सामान्य ज्ञान में भी वृद्धि करता है। तो आइए देर किस बात की, झांक लेते हैं इतिहास के झरोके से। जी, आपको बता रहे हैं सन 1628 की बात, शाहजहां को आगरा का सम्राट आज ही के दिन घोषित किया गया था। सन 1881 लोकमान्य तिलक के संपादन में दैनिक समाचार पत्र केसरी का पहला अंक आज ही के दिन आया था। सन 1922 की बात आपको बता रहे हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन समय में चौरा चौरी कांड आज ही के दिन हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है इतिहास की। सन 1944 भारत की 7वीं आर्मी बर्मा पर जापान ने आज ही के दिन हमला किया था। सन 1974 प्रसिद्ध गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस का आज ही के दिन निधन हुआ था। सन 1990 एर्नाकुलम को भारत का सबसे पहला शिक्षित राज्य आज ही के दिन घोषित किया गया था। ये केरला में है। सन 2004 की बात आपको बता रहे हैं, दुनिया को बदलने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक को मार्क जुकरबर्ग ने आज ही के दिन लॉन्च किया था और फेसबुक से हम सभी जुड़े हुए हैं और इससे हम अपने जानने वाले दोस्तों से परिचय करते हैं, आसपास बातचीत करते हैं। जी दर्शकों, आपसे माफ़ी चाहेंगे अगर आपसे माफ़ी चाहेंगे, एर्नाकुलम जो है उसको लेकर कुछ त्रुटि आ गई थी हमारे इसमें, तो आपसे मैं माफ़ी चाहूँगी। अब आगे बढ़ते हैं हम कार्यक्रम में, जहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आज का विचार क्या है। चलिए नज़र डालते हैं आज के विचार पर। आज का विचार है, कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं बल्कि कर्म के कारण होता है, और ये विचार दुनिया को दिया संत शिरोमणि रविदास ने। जी हाँ दर्शकों, ये बहुत ही अच्छा विचार था, बहुत ही ऐसा विचार था जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारा भविष्य बनाते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम किस जाति में जन्म ले रहे हैं, बात इस फ़र्क पड़ता है कि हम जो है हम अपने कर्मों से महान बनते हैं। हम क्या कर्म कर रहे हैं, हम क्या वाणी बोल रहे हैं, हम किस प्रकार से सोसाइटी को, समाज को क्या दे रहे हैं, इन बातों से फ़र्क पड़ता है। तो बहुत अच्छे विचार के साथ अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि ये लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में। टेलीफोन नंबर्स आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर भी फ्लैश किए जा रहे हैं, 0755266049 और इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर 1800233040। और दर्शकों, जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आज हम एक बहुत ही ख़ास विषय पे बात करने वाले हैं, तो वो विषय है विश्व कैंसर दिवस। जी हाँ दर्शकों, ये बहुत ही खास विषय है। कैंसर की रोकथाम के लिए, उसकी जागरूकता के लिए हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं और आज यानी 4 फरवरी के दिन इसे पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल समैया जी हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। नमस्कार, सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार। जी, तो अब हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। अगर कैंसर के विषय में आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे टेलीफोन लाइन पर जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में अभी रहेंगे हमारे साथ, तो आप उनसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। डॉक्टर साहब, पुनः स्वागत करते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि विश्व कैंसर दिवस, इसे आज के दिन क्यों मनाया गया? हाँ, देखिए, कैंसर को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ और मिथ हमारी समाज में मौजूद थे और कैंसर का जो इलाज था वो बहुत सीमित था
और पहले ये माना जाता था कि कैंसर जो है एक डेथ सेंटेंस है, यानी कैंसर यदि किसी व्यक्ति को हो गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इस तरह की जो धारणाएं थी समाज में प्रचलित थी। इसी के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए एक UICC वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, एक NGO ऑर्गेनाइजेशन है। इसके द्वारा ये प्रयास किया गया कि हमें सबसे पहले लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि कैंसर क्या है, कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, और यदि किसी व्यक्ति को कैंसर ने ग्रसित कर लिया है तो उस व्यक्ति का इलाज सर्वाधिक अच्छा इलाज या सबसे अच्छा इलाज कैसे हो सकता है। इसके जागरूकता को लेकर वर्ष 2000 में पेरिस में एक सम्मेलन हुआ और उसके बाद से प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया। और इस वर्ष भी बस आज 4 फरवरी है और आज विश्व कैंसर दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, कैंसर प्रिवेंशन के बारे में बताना, और एक ट्रीटमेंट को लेके लोगों में जो गलत धारणाएं बनी हुई हैं या ट्रीटमेंट को लेके लोगों के पास जो अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना या उसमें हेल्प करना। जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है, और कई सारे ऐसे लोग हैं, या मैं कहूँगी कई सारे ऐसे मरीज़ हैं, पेशेंट्स हैं, जो इस बारे में और इसके इलाज के बारे में पूरी तरह से जानते भी नहीं हैं, और पहले ही उनके मन में एक भय आ जाता है, और कई दफ़ा ऐसा लगता है कि ये इसकी दवा नहीं है, ये लाइलाज है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो जो है हम इसका कितना भी इलाज कर लें, लेकिन इसका जो परिणाम है वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो उन्हें किस तरीके से इस उसमें लाया जाए कि नहीं, ऐसा नहीं है, इलाज से भी कई सारे लोग ठीक हो सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं। देखिए, उसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ जी, कि हार्ट अटैक को लेके भी पहले यही धारणा थी, हृदय रोग यानी कि मृत्यु शैया की ओर बढ़ना। किंतु आज हृदय रोग को लेके लोग बिल्कुल भी दुविधा में नहीं रहते हैं, और जैसे ही हार्ट अटैक या उस तरह के कोई लक्षण आते हैं इमीडिएटली हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। इसी तरह कैंसर को लेकर भी अब धारणाएँ बदल रही हैं। जितने व्यक्ति, यदि हम 100 व्यक्तियों का वर्णन करते हैं, 100 व्यक्तियों का निष्कर्ष निकालते हैं, तो हृदय रोग से कैंसर की तुलना में ज़्यादा डेथ होते हैं 10 वर्षों के अंदर जी। पर अनफॉर्चुनेटली कैंसर में प्रथम 2 वर्षों में सबसे ज़्यादा डेथ होती हैं। एक बार 2 वर्ष का जो क्रिटिकल पीरियड निकल जाता है तो उसके बाद कैंसर में बहुत कम डेथ होती हैं, जबकि हृदय रोग में उल्टा होता है। हृदय रोग में इनिशियली फर्स्ट 2 ईयर्स में डेथ उतनी नहीं है, पर जैसे जैसे टाइम बीतता है लोगों की हृदय रोग की वजह से ज़्यादा मृत्यु होती है। तो हृदय रोग कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक माना जा सकता है एक प्रकार से, किंतु हृदय रोग को लेके लोग जागरूक हैं। लोगों को पता है कि यदि ये हो गया और हम हॉस्पिटल सही समय पर पहुंच गए तो निश्चित तौर पे इसका उपचार कर लिया जाता है। इसी तरह से कैंसर को लेकर लोगों में ये जागरूकता आने की आवश्यकता है कि सबसे पहले तो ये पहचानें कि कैंसर क्या है, कैंसर के लक्षण क्या हैं। यदि हम प्रारंभिक अवस्था में कैंसर को पता कर लेते हैं तो लगभग 80 से 90% लोगों को कैंसर से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। और आप सोशल मीडिया में और दूसरे मीडियाज में, पत्रकारिता में कई जगह देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के आर्टिकल्स आते हैं जो लोग ये मानते हैं कि उनका कैंसर का इलाज हुआ और कैंसर उनसे पूरी तरह से मुक्त है। कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं जिनके नाम पब्लिक में हैं जो कैंसर से पिछले 10 वर्ष हो गए, 15 वर्ष हो गए, किसी को 5 वर्ष हो गए, जो कैंसर रोग से मुक्त हैं। तो कैंसर का इलाज संभव है, केवल आवश्यकता इस बात की है कि हम उसको प्रारंभिक अवस्था में पहचानें और सही समय पर सही जगह पर इलाज कराएं। कई बार हम भूत प्रेत के चक्कर में आ जाते हैं, कई बार हम अल्टरनेटिव मेडिसिन में ये मान लेते हैं क्योंकि वो भरोसा दे देते हैं कि हम 100% कैंसर को ठीक कर देंगे, और इसी भरोसे में कई बार लोग प्रथम स्टेज से चौथी अवस्था तक कैंसर को जाने देते हैं। तो कैंसर को पहचानें, जागरूक बने और सही जगह पर सही इलाज करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिस पर आज हमारी बातचीत हो रही है दर्शकों। और आपको बता दें कि आज हमारे साथ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल समैया हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उनसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं कि दैनिक जीवन में या दैनिक दिनचर्या में इन किन बातों का ध्यान रखा जाए जिससे हम लक्षण भी पहचान पाएँ, और सवाल ऐसा है कि क्या कारण हो सकते हैं कैंसर होने के, क्योंकि आजकल ये बीमारी आम जैसी हो गई है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफस्टाइल में ला रहे हैं जिसके कारण इस बीमारी का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, लोगों को ये पता नहीं होगा या लोगों के मन में ये धारणा है कि कैंसर आनुवंशिक होता है जी। और लगभग 90% कैंसर आनुवंशिक होते हैं।
जबकि सत्य जो फैक्ट्स हैं इसके विपरीत हैं। केवल 10% कैंसर होते हैं वो अनुवांशिक होते हैं। 90% कैंसर हमारे शरीर में जो जीन्स हैं उनमें कुछ बदलाव होते हैं उसकी वजह से होते हैं, और उस बदलाव के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तरह से हम 70 से 75% कैंसर को रोक सकते हैं। ये प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल बिकॉज क्योंकि ये हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं। लगभग यदि हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो लगभग 40% कैंसर तंबाकू से संबंधित हैं। या व्यक्ति जो लोग तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में करते हैं, खैनी के रूप में खाते हैं, गुटखे के रूप में खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, लगभग 40% कैंसर के लिए ये जिम्मेवार है। बाकी 30% कैंसर हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। एक तो हमारी डाइट क्या है, यदि हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं उसकी वजह से मोटापा बढ़ता है, या कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कैंसर को रोकने में मददगार होते हैं वो हमारी डाइट में यदि डिफिशिएंट होते हैं तो कैंसर की तरफ हमारे चांसेस कैंसर होने के बढ़ जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट वजह जो है आज जो कैंसर के, जैसा कि आपने कहा कि कैंसर के इंसिडेंस बढ़ रहे हैं, उसकी मुख्य वजह है हमारी चेंजिंग लाइफस्टाइल। जैसे जैसे हमारा वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, हम जैसे जैसे पाश्चात्यकरण कर रहे हैं, वैसे वैसे कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। यदि हम अमेरिका की बात करते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन 32 करोड़ है, पर उनके यहाँ लगभग 18 लाख कैंसर मरीज प्रतिवर्ष होते हैं। और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 1 अरब 32 करोड़ है, पर हमारे यहाँ लगभग 17 लाख कैंसर के मरीज प्रतिवर्ष देखने को मिलते हैं। तो अमेरिका में कैंसर के इंसिडेंस हमसे कहीं ज़्यादा हैं, और उसकी वजह उनकी जीवन शैली। आज हम उसी जीवन शैली को अपना रहे हैं, उसी वजह से कैंसर के जो इंसिडेंस हैं हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में बढ़ रहे हैं। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं, उन सब में कैंसर के इंसिडेंस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो बात गौर करने वाली ये है इस वक्त कि हमें अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। जैसे कि आपने बताया कि पाश्चात्य शैली को हम बहुत अपनेपन से अपना रहे हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक है। और इस प्रकार की बीमारी है जो कैंसर की जो हम बात कर रहे हैं, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करेंगे तो आप इन सभी चीज़ों से धीरे धीरे जो है, क्योंकि देखिए हर चीज़ में समय तो लगता है डॉक्टर साहब, तो अगर धीरे धीरे आप जीवन शैली को अपनाएंगे तो आप कई सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 90% ये बीमारी आनुवांशिक होती है और 10% जो है, जी 90% आनुवांशिक नहीं होती है, केवल 10%। माफ कीजिएगा, जी 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 90% आनुवांशिक नहीं होती है और 10% आनुवांशिक होती है। तो इस प्रकार से इसका जो है एक परसेंटेज यहाँ पर निकाला गया है। तो देखिए कि 10% वो लोग हैं जिनको ये बीमारी जेनेटिकली चली आ रही है, आनुवांशिक रूप से चली आ रही है, लेकिन 90% का आंकड़ा तो बहुत बड़ा है और उन्हें इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। लेकिन लाइफस्टाइल की वजह से, जैसे कि बताया कि स्मोकिंग की वजह से, जैसे कि बताया कि आजकल हम प्लास्टिक फूड्स जो है पैकिंग में खाना खा रहे हैं, या हम इस तरीके की शैली अपना रहे हैं, ना हम लोग अपने वज़न पे ध्यान दे रहे हैं, ना हम सुबह घूम रहे हैं, ना हम योग कर रहे हैं, ना हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लगातार हमारे जीवन में जो है एंट्री करती जा रही हैं और जिसके कारण कई सारी अन्य बीमारियां भी हमारे शरीर को घेर रही हैं। अगर मैं बात करूं, और भी विषय हैं हमारे पास, लेकिन कैंसर के विषय में अगर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो आप हमें कृपया करके बता सकते हैं कि कितने प्रकार के कैंसर होते हैं? देखिए, कैंसर एक 100 बीमारियों का समूह है लगभग। कैंसर यदि हम मोटे तौर पे कैंसर को डिवाइड करते हैं तो 2 तरह से करते हैं। एक होता है ब्लड कैंसर और दूसरा होता है सॉलिड ऑर्गन। सॉलिड ऑर्गन्स का मतलब होता है लंग, ब्रेस्ट, लीवर, इंटेस्टाइन, बोन्स। और ब्लड कैंसर में 3 तरह से कैंसर आते हैं, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और माइलोमा। तो ब्लड से संबंधित कैंसर का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है, और जो सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनका जो ट्रीटमेंट होता है अलग तरीके से किया जाता है। अब इन कैंसर्स को अलग अलग ऑर्गन के हिसाब से भी हम डिवाइड कर सकते हैं या स्पेसिफाई कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर मुंह के कैंसर से बिल्कुल अलग होगा, मुंह का कैंसर इंटेस्टाइनल कैंसर से अलग होगा, इंटेस्टाइनल कैंसर बोन कैंसर से अलग होगा। तो कैंसर एक तरह से एक शब्द है, पर इसमें 100 तरह के कैंसर शामिल किए गए हैं, और हर कैंसर हर व्यक्ति में अलग तरीके से बिहेव करता है। कई बार क्या होता है, लोग कंपेयर करते हैं कि उनका कैंसर ऐसा था, उनका स्टेज 2 था, आपने उनको ये इलाज किया, मेरे लिए आप ये इलाज नहीं कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति का कैंसर अलग होता है। हम 2 व्यक्तियों के एक स्टेज के कैंसर को, एक ऑर्गन के कैंसर को भी तुलनात्मक रूप से नहीं देख सकते हैं। हर व्यक्ति अलग तरीके से बिहेव करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब हम कैंसर के ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं। और आजकल जो फोकस है वो इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट पर। इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि हर व्यक्ति के जो आपके लाइफस्टाइल में जो आपने चेंज किए, उसकी वजह से कुछ जीन्स में जो परिवर्तन आए,
उनको आइडेंटिफाई करना और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना। जी, यानी कि ये व्यक्ति दर व्यक्ति इसमें अलग अलग तरीके से ये बिहेव करता है और इसी प्रकार से इसकी ड्यूरेशन भी इसी के ऊपर डिपेंड करती होगी और इलाज भी इसी पे डिपेंड करता है। कई लोग जल्दी रिकवर हो जाते हैं, कई लोगों को समय लगता है। जैसे कि आपने बात किया कि कई प्रकार के 100 उसका समूह होता है और आपने बहुत सारे कैंसर्स के बताए कि ब्लड में होता है और ऑर्गन्स में होता है। अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो आजकल स्तन कैंसर जो है महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, स्तन कैंसर भी एक तरह से लाइफस्टाइल डिजीज़ है। लाइफस्टाइल डिजीज़ बेसिकली एक तो वेट कंट्रोल नहीं है। यदि हम स्पेशली यदि प्यूबर्टल, कुछ लोग कहते हैं कि पहले बच्चे बहुत सारा खाना खाते हैं, मोटे हो जाते हैं और फिर जब वो यंग एज में पहुंचते हैं तो फिर जिम ज्वाइन कर लेते हैं, अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं, तो ये भी एक हेल्दी हैबिट नहीं है। तो हमें शुरुआत से ही बच्चों में एक हेल्दी डाइटरी हैबिट्स को डालना पड़ता है। पौष्टिक आहार बहुत आवश्यक है। तो जो जंक फूड का चलन बढ़ा है, इसके अलावा महिलाओं में प्रेगनेंसी लेट होने लगी है। पहले क्या होता था कि पहली प्रेगनेंसी जनरली भारतवर्ष में तो कम से कम 18-20 साल में हो जाती थी, किंतु अब जॉब प्रेशर बोलिए, आप एजुकेशन बोलिए या लाइफस्टाइल ही बोल लीजिए, आप लाइफस्टाइल बोलिए, इसकी वजह से हमारी पहली प्रेगनेंसी धीरे धीरे एटलीस्ट जो एजुकेटेड क्लास या अर्बन क्लास है वहाँ पर पहली प्रेगनेंसी 26, 27, 28 वर्ष होने लगी है। तो जब पहली प्रेगनेंसी यदि 28 वर्ष के बाद होती है तो लगभग कैंसर का रिस्क 1.8 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। यदि किसी की प्रेगनेंसी 24 साल में हुई और किसी की 28 साल में हुई है तो उनमें लगभग दुगना रिस्क, एक तरह से कह सकते हैं कि कैंसर होने के चांसेस दुगने हो जाते हैं। इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग, पहले लगभग 2 से 2.5 साल 3 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग किया जाता था, किंतु अब वही जो लाइफस्टाइल में परिवर्तन हुए हैं या समय की मांग कह लीजिए, उसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग धीरे धीरे 4 से 6 महीने होता जा रहा है। तो ये भी एक कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए पर्टिकुलरली या यूट्राइन कैंसर के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और यदि हम अपने वेट को कंट्रोल नहीं रखेंगे, प्रेगनेंसी को डिले करेंगे और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तो दर्शकों, यहाँ पर हमने स्तन कैंसर की जानकारी ली। डॉक्टर साहब, अब जानना चाहेंगे कि जैसे आपने अभी कुछ देर पहले भी तंबाकू के सेवन के बारे में हमारे दर्शकों को बताया था कि ये बहुत ही घातक है और इसे एकदम पूरी तरह से ख़त्म करना होगा, क्योंकि बहुत से केसेस में धूम्रपान जो है कैंसर का एक कारण माना जाता है। तो इसके विषय में कुछ बताएं और इसके घातक परिणामों के बारे में भी हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में यदि हम पुरुषों की बात करते हैं तो मुंह, गले और फेफड़ों के कैंसर सबसे कॉमन है और इसकी मुख्य वजह है तंबाकू का सेवन। तंबाकू के सेवन के साथ साथ जो सुपारी है, अरेका नट, ये भी कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कई बार लोग कहते हैं मैं तो बिना तंबाकू के गुटखा खाता हूँ, वो एक केमिकल्स होते हैं और उसमें लगभग ये मान लीजिए जो व्यक्ति एक नॉर्मल खैनी खाता है, जो देसी स्टाइल में जैसे हम खैनी कहते हैं, और जो गुटखा खाता है, उसको इन दोनों की तुलनात्मक रूप से यदि हम देखते हैं तो उनको रिस्क लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा होता है गुटखा खाने वालों को। यदि आप गुटखा तंबाकू के साथ खाते हैं तो उसका रिस्क और भी बढ़ जाता है। तो तंबाकू किसी भी रूप में खाई जाए, चाहे वो सुपारी के साथ खाई जाए, बिना सुपारी के साथ खाई जाए, गुटखे के रूप में खाएं, स्मोकिंग करें, बीड़ी पिएं। कई लोग कहते हैं कि मैं तो फिल्टर सिगरेट पीता हूँ, कई कहते हैं मैं बीड़ी पीता हूँ, इससे कैंसर रिस्क नहीं होता। किंतु लंग कैंसर्स की हम बात करते हैं तो 100 में से 80 कैंसर उन्हीं को होते हैं, 85 कैंसर उन्हीं को होते हैं जो लोग स्मोकिंग करते हैं और 5 से 10% कैंसर पैसिव स्मोकिंग की वजह से होते हैं। और स्मोकिंग को मैं शराब से भी खतरनाक मानता हूं। कारण ये है कि स्मोकिंग में आप अपने शरीर को तो इंजोर कर ही रहे हैं, पर जो स्मोक आप वातावरण में फैला रहे हैं उसकी वजह से लगभग 5 से 10% लोगों को आप कैंसर ग्रसित कर रहे हैं। तो सेकेंड हैंड स्मोकिंग से भी 5 से 10% तक कैंसर होते हैं। और गुटखा खाने की वजह से सबसे पहले जो सिम्टम्स आता है मुंह का कम खुलना या मुंह में छाले होना। यदि हम उसको गंभीरता से लेते हैं, शुरुआत में उसकी जांच कराते हैं तो हम अर्ली स्टेज में मुंह के कैंसर, गले के कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि कई तरीके की सिगरेट का इस्तेमाल होने लगा है और जिस तरीके से जीवन शैली बदल रही है इसमें ई सिगरेट भी हमारे जीवन में प्रवेश कर गई है और कई लोग फैशन स्टेटमेंट को लेकर इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। अधिकतर युवाओं को इसका इस्तेमाल करते देखा गया है, तो इसके क्या वो हैं परिणाम, हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, ई सिगरेट को लेके एक कंपनी के द्वारा हम लोगों को एक मीटिंग में बुलाया गया और उसने अपनी तरफ से काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश की कि ई सिगरेट सेफ़ है। जब उनसे हमारे आर्गूमेंट्स और डिस्कशन हुए तो उनके लास्ट में उन्होंने बोला डॉक्टर साहब हम आपको अगली बार से नहीं बुलाएंगे। कारण ये है कि ई सिगरेट भी एक स्मोक है और कोई भी स्मोक आपकी हेल्थ के लिए इंजूरियस है। वो आपको
ओरल कैविटी यानी मुंह से लेके फेफड़े और इंटेस्टाइन तक, जो ईसोफेगस आहार नली और इंटेस्टाइन तक अफेक्ट करता है। ई सिगरेट एक ऑल्टरनेटिव है उनके लिए जो स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे हैं। उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव के लिए है कि भाई जो व्यक्ति 10 से सिगरेट डेली पी रहा था, यदि वो नहीं छोड़ पा रहा है किसी वजह से, तो उसको ई सिगरेट की ओर, क्योंकि वो थोड़ा सा माइल्ड फॉर्म है और धीरे धीरे ई सिगरेट से भी बाहर निकालना है। पर ई सिगरेट जो आज हुक्का है, ई सिगरेट्स हैं, ये भी कैंसर के लिए बहुत हद तक जिम्मेवार हैं। और लोग कहते हैं ई सिगरेट को लेके कोई डाटा नहीं है आज हमारे पास, और डाटा तो तब आएगा जब ई सिगरेट अगले 10 साल और 20 साल तक लोग पिएंगे। अभी तो लोगों ने पीना शुरू किया है, तो हमें 10 साल बाद पता चलेगा कि ई सिगरेट से कितने लोगों को कैंसर ने ग्रसित किया हुआ है। तो ई सिगरेट भी उतनी ही खतरनाक है जितनी बड़ी यह सिगरेट है। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कैंसर को लेकर जागरूकता की, तो किस प्रकार से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और लोगों तक इसकी पहुंच कैसे बन रही है, इसके बारे में बताएं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे कैंसर को नहीं पहचानेंगे। सबसे पहले तो लोगों को यही अवेयर करना है कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है जैसा कि माना जाता है। यदि हम ये मैसेज लोगों तक पहुंचा दें कि कैंसर लाइलाज नहीं है, तो जिस भी स्टेज पर किसी का भी कैंसर डायग्नोसिस होता है वो कम से कम इलाज के लिए आगे आता है, डायग्नोसिस के लिए आगे आता है। तो पहली जागरूकता तो ये है। दूसरा, लोगों को ये जागरूक करना है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको बदलने की आवश्यकता है। यदि आप उसको बदलेंगे तो आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तीसरा होता है अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस का मतलब होता है हम कैंसर के लक्षणों को पहचानें। लक्षणों को पहचानने के लिए हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक, जिनको कैंसर बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, जो हाई रिस्क है। हाई रिस्क यानी जो लोग पहले स्मोकिंग कर रहे थे, गुटखा खा रहे थे, जिनका वजन ज़्यादा है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, ये लोग हाई रिस्क में हैं। तो हाई रिस्क लोगों को स्क्रीनिंग करना चाहिए। स्क्रीनिंग का मतलब होता है प्रतिवर्ष कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिससे हम कैंसर को 2 से 3 साल पहले पहचान सकते हैं। इसके लिए ब्रेस्ट कैंसर में मेमोग्राफी है। 40 वर्ष के बाद की जो महिलाएं हैं, यदि वो प्रतिवर्ष मेमोग्राफी कराती हैं तो हम लगभग 10 से 12% कैंसर की डेथ को रोक सकते हैं। इसी तरह महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर है या बच्चेदानी के मुंह के कैंसर हम आम भाषा में कहते हैं, उसके लिए पेप स्मीयर टेस्ट होता है जो 25 वर्ष के बाद किया जाता है। पुरुषों में कोलन कैंसर ज़्यादा होता है, उनको यदि हम प्रतिवर्ष, जिन लोगों को स्पेशली अल्टर्ड बाउल हैबिट्स या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ज़्यादा रहती है। प्रोस्टेट कैंसर भी इसी के अंतर्गत। प्रोस्टेट कैंसर के लिए कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट PSA किया जाता है, पर प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग उतनी इफेक्टिव नहीं है। तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि PSA बहुत रेगुलरली किया जाए, क्योंकि कई बार यूरिन में इन्फेक्शन होने से PSA बढ़ जाता है और उसकी फिर बायोप्सी हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपको रोक रही हूँ, जैसे कि आपने कहा कि अगर हमें 2 से 3 वर्ष पहले इस प्रकार के टेस्ट अगर हम लोग करवा लेते हैं तो हम आगे आने वाले कई सारे दुष्परिणामों से बच सकते हैं। जी, क्योंकि यदि कैंसर पहली, जैसे कि मैंने पहले बोला, यदि पहली अवस्था में, प्रथम अवस्था में हम कैंसर का पता करते हैं तो 100 में से 90 से 95 लोग ठीक हो जाते हैं। पर यदि तीसरी अवस्था में आता है तो 100 में से हम केवल 40 से 50 लोगों को ठीक कर पाते हैं। जी। डॉक्टर साहब, क्या सरकारी अस्पतालों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं कि आप वहाँ पर ये सारे कम कीमतों में या फ्री में टेस्ट करा सकते हैं? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश में कोई भी संपूर्ण सरकारी संस्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर कैंसर का संपूर्ण इलाज संभव है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि एम्स एक अभी सेंटर शुरू हुआ है भोपाल में, जिसके पास सुविधाएं हैं और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर अनफॉर्चुनेटली पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक एम्स जैसा संस्थान पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और लोगों को समय पे इलाज नहीं मिल पाता। बिल्कुल। और समय पे इलाज इस कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। जी। अर्ली डायग्नोसिस। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगी, एक कॉलर हमारे साथ गोरखपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ी है, बबीता जी। जी बबीता जी, आप क्या प्रश्न करना चाहती हैं? जी, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम आप कम करें और उसके बाद अपना प्रश्न करें। बबीता जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। नमस्ते। नमस्ते, मैं बोल रही हूँ जी, अपना प्रश्न करें। मेरी मम्मी का जो है हाथ है जी, मतलब सुन हो जाता है, एक कोई का पैर में सुन हो जाता है और पीठ पे खून जम जाता है, ब्लैक कलर का या फिर दूर होता है, तो मतलब बताइए कैसे बीमारी है? देखिए, बहुत ही आपके जो लक्षण हैं, किसी तरह या तो कहीं पे खून की नसों में थक्का बन रहा है या वहाँ पे दबाव बन रहा है, उसकी कई वजह हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप किसी आर्थोपेडिशियंस को
या जनरल सर्जन्स को कंसल्ट करिएगा। वो आपको देखेंगे, असेस करेंगे और उसके बाद जो प्रॉपर ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस है उसके बाद इलाज करेंगे। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है इन लक्षणों के साथ कि ये क्या बीमारी हो सकती है। जी, तो पहले आपको जाके डॉक्टर को दिखाना होगा, एक बार चेक कराना होगा। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि लक्षण कई सारे हो सकते हैं और अलग अलग बीमारियों के भी अलग अलग लक्षण होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो, आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप पहले जाके अच्छे से चिकित्सक से अपना इलाज कराएं और उनसे पूछें और इसके बाद उन्हें बताएं। लेकिन आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएँ। अगर इस तरीके की कोई दिक्कत आ रही है तो हो सकता है कि कोई अन्य बीमारी हो, तो आप इसमें देर ना करें, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ और उनसे बातचीत करें। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे जागरूकता की, और महिलाएं, जैसे कि एक कॉलर बबीता जी भी हमारे साथ जुड़ी, कई सारी महिलाएं भ्रमित रहती हैं, जैसे कि हमारी कॉलर भी थी, या अनभिज्ञ रहती हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि कौन सी बीमारी है और कौन सा इलाज करना है। तो ये मानसिकता को किस प्रकार बदला जाए, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सोसाइटी के लिए? देखिए, सोसाइटी में सबसे पहले स्पेशली महिलाओं के लिए इस बार की जो कैंसर वर्ल्ड कैंसर डे पर थीम भी यही है, क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप क्यों? कि जो महिलाएं हैं उनका इलाज अलग तरीके से होता है और उसकी वजह फैमिली रीजन्स होते हैं, सामाजिक कारण होते हैं। तो एक क्लोज द केयर गैप का कंसेप्ट ये है कि बच्चों को, महिलाओं को, इकोनॉमिक स्टेटस के अलग अलग जो लोग हैं उन सबको एक ऐसा इलाज दिया जाए जहाँ पे जो व्यक्ति अमेरिका में इलाज ले रहा है और जो व्यक्ति किसी शहर में इलाज ले रहा है भारत के, उनमें इलाज में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो। तो ये क्लोज द केयर गैप ही इस वर्ष की थीम है और जो अगले वर्ष भी चलेगी। तो ये यूआईसीसी का भी एक स्टेप है या प्रयास है कि लोगों के जो कैंसर केयर में गैप आ रहा है उसको कम किया जाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। जी प्रदीप जी, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न करें, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? जी जी, हमें आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपना प्रश्न करें। हाँ तो गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ डॉक्टर साहब, आपको 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर, मेरा प्रश्न ये है कि कैंसर होता है, एक तो भारत में क्या है, जो सर्विक्स कैंसर है और अपना ये जो ब्रेस्ट कैंसर है बहुत कॉमन है, विदेशों में भी शायद ये कॉमन है। लेकिन विदेशों में क्या होता है कि वहाँ पर लाइफ स्टाइल जो वुमेन्स वगैरह होती है लेडी, वो ड्रिंकिंग करती है, अल्कोहल कंजम्पशन करती है। हमारे भारत में जबकि ये संस्कृति अलाउ नहीं करती, होगा भी थोड़ी बहुत महिलाओं में, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत परसेंटेज ना के बराबर अभी हुआ होगा। तो यहाँ पर इसका क्या कारण है, एक तो ये बताएं, सर्विक्स कैंसर और दूसरा ब्रेस्ट कैंसर का इतना कॉमन क्यों है, एक ये बताएं। और एक ये बताएं कि जो कैंसर होता है, अलग अलग जो सॉलिड ऑर्गन का कैंसर बोला आपने, ब्लड कैंसर बोला, 3 टाइप के, ल्यूकोमिया, लिम्फोमा, जो भी बताया आपने, तो इनके वार्निंग सिम्टम्स क्या होते हैं? अलग अलग ऑर्गन के, ब्लड कैंसर के अलग अलग पार्ट के वार्निंग सिम्टम्स क्या होते हैं और ये कब दिखाई देते हैं? यदि आपकी जानकारी में ऐसा कुछ आया हो तो प्लीज बताएं, इससे क्या समाज को, लोगों को फायदा होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। दूसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा है। मैं पहले प्रथम प्रश्न का आंसर करूंगा कि जैसा कि मैंने पहले भी बोला, जो चेंजिंग लाइफ स्टाइल है, जो प्रेगनेंसी लेट हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है, जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं वो बहुत ही अनहेल्दी होती जा रही हैं, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है, तो ये भी एक कारण है ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने का। जहाँ तक सर्वाइकल कैंसर है, तो सर्वाइकल कैंसर वेस्टर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे डेवलपिंग वर्ल्ड की प्रॉब्लम है या इंडिया की प्रॉब्लम है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है अनहाइजेनिक होना। क्योंकि यदि आप सर्वाइकल कैंसर देखेंगे तो वो रूरल एरियाज में ज़्यादा है, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा है, अर्बन महिलाओं में या जो शहरी महिलाएं उसमें उतना देखने को नहीं मिलता है। तो वहाँ पे जब उनको साफ़ करने के लिए क्लीनिंग की जो आप बोलते हैं कि आप वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वो कहाँ पे हाइजीन को मेंटेन करेंगे? तो एक बहुत बड़ी वजह हाइजीन है। और जैसे जैसे हाइजीन बढ़ रहा है तो आप देखेंगे शहरों में सर्वाइकल कैंसर अब नंबर 1 नहीं रहा है, वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। और उसकी वजह है जो पहले भी बताया कि चेंजिंग लाइफ स्टाइल। और दूसरा जो आपका प्रश्न है कि हम लक्षणों को कैसे पहचानें, लक्षणों को पहचानने के लिए कुछ कॉमन लक्षण होते हैं जो किसी भी कैंसर में एक तरह से फिट कर सकते हैं, पर वो दूसरी बीमारियों में हो सकते हैं। पर उनको यदि हम पहचानते हैं तो एटलीस्ट हम कंसल्ट करते हैं और उनका डायग्नोसिस होता है। सबसे पहला लक्षण यदि हम बात करते हैं, किसी व्यक्ति को यदि कहीं पे कोई गठान होती हो जो 1-1.5 महीने से ज़्यादा बनी हुई है तो वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। ये जरूरी नहीं वो कैंसर हो, पर वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई छाला हो, कोई कहीं पे मोल हो, मसा हो जो अब परिवर्तन हो रहा है, उसमें ब्लीडिंग होने लगी है या उसका शेप बदल रहा है या उसकी साइज बढ़ रही, तो ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। किसी व्यक्ति को यदि अचानक वजन कम होने लगता है, भूख कम लगने लगती है, कमज़ोर होने लगता है,
तो ये भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। खांसी आना, लगातार खांसी आना, बलगम में खून आना, जो टीबी के लक्षण भी हैं वो कैंसर के लक्षण भी हैं। बिल्कुल। मुंह में छाला होना जो लगभग 1 महीने 2 महीने 3 महीने से हील नहीं कर रहा है, आवाज़ में परिवर्तन होना, गले में गिल्टियाँ, गठानों का होना, मल द्वार, मूत्र द्वार या बच्चेदानी के रास्ते असामान्य रूप से खून आना, ये भी कैंसर के लक्षण होते हैं। हमारी जो दिन प्रतिदिन जो शौचालय की प्रक्रिया है, यदि कोई व्यक्ति 2 बार शौचालय जाता था अब 4 बार जाने लगा है, या पहले 4 बार जाता था अब 1 बार जाता है, तो ये भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, जिसे हम अल्टर्ड बाउल हैबिट्स कहते हैं। तो यदि इन कॉमन लक्षणों को हम पहचानते हैं, अचानक बुखार आना और बुखार किसी सामान्य दवाइयों से ठीक नहीं होना, तो वो भी कैंसर के लक्षण होते हैं, स्पेशली ब्लड कैंसर के। गले में गिल्टियाँ होना, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टियों का होना भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो यदि हम इन कॉमन जो सामान्य लक्षण हैं, यदि हम इनके प्रति अवेयर हैं, जागरूक हैं, तो और कंसल्ट करते हैं, आप किसी भी फिजिशियंस के पास जाते हैं और इनसे कंसल्ट करते हैं, तो कैंसर का डायग्नोसिस किया जा सकता है। जी, आपने बहुत ही अच्छे ये प्रारंभिक लक्षणों को विस्तार से बताया हमारे दर्शकों को। अगर इस प्रकार के लक्षण आप अपने शरीर में देख रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच अवश्य करानी है, क्योंकि वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ आदित्य जुड़ गए हैं दतिया से, आइए उनसे बातचीत करते हैं। आदित्य जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये था कि हम सिगरेट और शराब की बात तो करते हैं, लेकिन दूषित जल से कैंसर की क्या संभावना है, इस पर थोड़ी सी मैं जानकारी चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए, दूषित जल हो, दूषित वातावरण हो, दूषित हवा हो, इन सभी से कैंसर के रिस्क बढ़ जाता है। और एक जो पॉइंट है मैं उठाना चाहूँगा कि आज हमारा जो खान पान है, खान पान में फर्टिलाइजर्स का, आर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स का, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग बढ़ गया है, और इसकी वजह से भी कैंसर के जो चांसेस हैं वो बढ़ गए हैं। और इसी वजह से जो यंग जनरेशन है, जो जिन लोगों को कैंसर देखने में मिल रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स हैं। तो ये चूँकि 1970 के बाद हिंदुस्तान में इनका प्रयोग धीरे धीरे बढ़ा है, और पंजाब जैसे राज्य में जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स उपयोग होते हैं, वहाँ पे GI कैंसर यानी पेट के कैंसर सबसे ज़्यादा हैं। तो इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। इसके जो आपने बोला जागरूकता के साथ और मीडिया का जो रोल है, कि यदि हमें इसके लिए सरकार को जागरूक करना है, समाज को जागरूक करना है, कि हम जैसे जैसे जैविक खेती की तरफ जाएंगे वैसे वैसे कैंसर को हम रोक पाएंगे। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो दूषित जल से भी हमें अपने आप को बचाना है, और ये फूड हैबिट्स भी होती हैं इसमें कुछ, जैसे कि हमने बात की थी कि पैक्ड फूड से भी हमें दूर रहना है, और प्लास्टिक का उपयोग जितना कम से कम हो सके वो हमारे जीवन में हमको लाना है। इससे हम अपने एनवायरनमेंट को भी बचा पाएंगे और अपने आप को भी बचा पाएंगे। डॉक्टर साहब, कई दफ़ा हमने सुना है कि अजीनोमोटो जो एक इंग्रेडिएंट होता है, वो अक्सर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, और अधिकतर चाइनीज़ फूड में इसका ज़्यादा देखा गया है। तो क्या ये भी एक कैंसर का कारक है? देखिए, अजीनोमोटो को लेके अभी तक कोई फैक्ट्स नहीं है। कुछ लोगों ने कुछ स्टडीज में पाया गया कि इसकी वजह से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, पर कुछ स्टडीज बोलती हैं इसकी कोई लिंक नहीं है। इसी तरह से जैसे कि आपके टेलीविज़न टॉवर हैं, इनको लेकर बात होती है कि कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें कोई तथ्यों से प्रमाणित अभी तक नहीं है, और इसके ऊपर अभी भी कोई ऐसे रिसर्च पेपर या डाटा नहीं है जिसके बेसिस पे मैं ये कह सकूं डेफिनेट तौर पे कि ये कैंसर की वजह है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया, और किस प्रकार से कैंसर को जानना आवश्यक है। जाते जाते संक्षिप्त में हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश अगर आप देंगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। देखिए, कैंसर के हमें आम जनता के लिए, दर्शकों के लिए एक ही संदेश है, जागरूक बने, कैंसर के लक्षणों को पहचानें और सही समय पर सही जगह इलाज कराएं। ये 3 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे विजय आपकी होनी है, कैंसर की नहीं होनी। जी बिल्कुल, हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है। बहुत ही अच्छी बात। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। नमस्कार। जी, तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर अतुल समैया, जिनसे आज हमने विश्व कैंसर दिवस पर चर्चा की, और ये चर्चा बहुत ही अच्छी थी। जैसे कि आप सभी को बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ, उन सभी के बारे में आपको विस्तार से डॉक्टर साहब ने बताया। और अब हम आपको बता दें कि माघ माह की कल जो है पूर्णिमा है, और इस दिन हम जो है रविदास जयंती मनाते हैं। तो आइए दर्शकों, सबसे पहले हम आपको रविदास जी से संबंधित एक भजन दिखाते हैं कार्यक्रम में। इसके बाद हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप कहीं मत जाइए, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस विषय पर हम चर्चा भी करेंगे।
अब कैसे छुटे नाम रट लागे, अब कैसे छुटे नाम रट लागे। रट लागी लागी रट लागी लागी रट लागी लागी रट लागी लागी। अब कैसे छुटे नाम रट लागे, अब कैसे छुटे नाम रट लागे। हरिसा हीरा छाड़ी के करे आन की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सत भाषे रैदास। अंतर्गति रांचे नहीं बाहर कथें उदास, ते नर जमपुर जाएंगे सत भाषे रैदास। 14वीं और 15वीं सदी भक्ति काल के क्रांतिकारी संतों और कवियों से प्रकाशमान रही है, जिनके वचन और उपदेश आज 21वीं सदी में भी मानव सभ्यता को राह दिखा रहे हैं। ऐसे संत कवियों में शामिल हैं संत रविदास। मध्य युग के संत कवियों में अग्रणी संत रविदास संत रैदास के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने अपने साहित्य सृजन, जीवन शैली और विचारों से अपने समय से लेकर अब तक कई पीढ़ियों और लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। मन चंगा तो कठौती में गंगा जैसे उनके बोलों से प्रकट हुए विचार आज भी जनमानस को आंदोलित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 14वीं सदी के उत्तरार्ध से 15वीं सदी के पूर्वार्ध के बीच उनके जन्म की तारीख को लेकर अलग अलग अनुमान हैं। कहीं सन 1377 तो कहीं 1388 से लेकर 1440 के बीच उनका जन्म माना जाता है। माघ मास की पूर्णिमा को बनारस के गोवर्धनपुर में अनुसूचित जाति के एक परिवार में उनका जन्म हुआ। इतनी सदियों बाद भी उनके विचार, चिंतन और साहित्यिक रचनाएं जनमानस में उनकी मौजूदगी को बनाए हुए हैं। हर साल माघ मास की पूर्णिमा को श्रद्धा और भक्तिभाव से रविदास जयंती मनाई जाती है। संत रविदास की जयंती वैसे तो दुनिया भर में मनाई जाती है। पूरे विश्व में फैले उनके भक्तजन अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर प्रणाम करते हैं, लेकिन उनकी जन्म और कर्म स्थली वाराणसी और संत रविदास नगर में खास उत्साह रहता है। भक्ति गीतों के साथ नगर कीर्तन निकाला जाता है, उनकी पूजा की जाती है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज भारत की पावन भूमि पर एक ऐसे महान संत प्रकट हुए हैं जिन्होंने संपूर्ण मानव समाज के लिए उपदेश दिया गया है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज संबंध 1600 ईस्वी महासुदी 15 दुखियन के दुख काटने प्रकट हुए रविदास संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज काशी की पावन भूमि पर मांडूर नामक ग्राम में जन्म हुआ। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की माता जी का नाम कर्मावती, पिता जी का नाम रघु था। बालकाल से रविदास जी महाराज अत्यंत। दर्शकों, कार्यक्रम के दूसरे भाग में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं श्वेता आपके साथ, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम कार्यक्रम के दूसरे भाग में चर्चा करेंगे संत रविदास जयंती पर, और अभी हम हाजिर हैं। और दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि कल यानी कि 5 फरवरी के दिन संत रविदास जयंती मनाई जाएगी, लेकिन कार्यक्रम आज है तो आज हम इस पर विशेष चर्चा कर रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ श्री राम वल्लभाचार्य जी हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी, तो दर्शकों, हम बात करने वाले हैं संत रविदास और आधुनिक भारत। इस विषय पर आज हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं राम वल्लभाचार्य जी से कि रविदास जी के बारे में कुछ बताएं और आधुनिक भारत में उनकी क्या प्रासंगिकता है। ऐसा है, भारत में बहुत से संत हुए हैं जी, जिन्होंने परब्रह्म परमात्मा में अपनी भक्ति जो है प्रदर्शित की और जन कल्याण के लिए उनको जन जागृति करने के लिए उन्होंने उपदेश दिए, और एक जो विसंगतियां थी समाज में, जो रूढ़ियां थी, उनके विरुद्ध भी उन्होंने आवाज़ उठाई और लोगों को प्रेरित किया। जी, आज भी
हम देखते हैं कि हमारे समाज में जो है वो बहुत से ऐसे प्रसंग हमको देखने और सुनने को मिल रहे हैं और जिनसे ये लक्षित हो रहा है कि धर्म का स्वरूप जो है वो बिगड़ता जा रहा है। तो इसलिए भक्त रविदास जी जिनको रैदास भी कहा गया है और रहदास भी कहा गया है जी। तो उन्होंने जो उपदेश दिए, जो संदेश दिए समाज में जी। वे आज भी हमारे लिए बहुत प्रासंगिक हैं। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने समाज में जो जाति पाति की प्रथा थी उसको उन्होंने डिनाई किया, उसको मना किया कि ये प्रथा जो है ये अनुचित है, ये उचित नहीं है। जी बिल्कुल। उन्होंने एक जगह कहा कि कर्म अकर्म विचारिए और शंका सुनी वेद पुराण, संख्या सद हृदय वहाँ कौन हिस्से अभिमान। यानी उन्होंने कहा कि वेदों को सुनकर हम में उनकी बातें पढ़कर कुछ शंकाएं होती हैं, तो इसलिए उससे मुक्ति पाने के लिए हमको अभिमान त्यजना पड़ेगा, क्योंकि अभिमान जब तक रहेगा मनुष्य में तब तक वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अहंकार, अभिमान जो है मानव को पूरी तरह से ख़त्म भी कर देता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा कि हमें अपनी मानवता को जिंदा रखना है और आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार यही की बात उन्होंने भी कही। उन्होंने कहा कि जन्म जाति न पूछिए, का जात का पात, और वामन खत्री वैश्य शूद्र सबत एक की जात। यानी सबन एक की जात। जो चार वर्ण जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की बात कही गई है, उन्होंने कहा कि इन सब की एक ही जात है, ये वर्ण व्यवस्था जो है वो उचित नहीं है। जी। और उन्होंने एक बात और कही जो आज भी मतलब बहुत सत्य है कि जाति पाति के फेर में उलझ रहे सब लोग और मनुष्यता को खात है रविदास जात को रोग। जाति पात का रोग जो है वो मानवता का जो है वो शत्रु है। अगर मानवीयता है तो ये जो जाति पाति के बंधन है उनसे हमें मुक्त होना होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और यही संदेश संत रविदास जी ने भी दिया कि मानवता को बचाए रखना है। बाकी किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई भी इतना औचित्य नहीं है। अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान देंगे, अगर हम इस बात पे ध्यान देंगे कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आइए कुछ और चर्चा करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे आचार्य जी, वैसे तो उनके कई सारे भजन हैं, बहुत सारे उनके दोहे हैं, तो उनके प्रमुख भजन कौन से हैं हमारे दर्शकों को बताएं कि एक और तो उनसे क्या भाव प्रकट होते हैं ये भी जानना चाहेंगे। उनके भजनों में निर्गुण और निराकार जो ईश्वर हैं जी। ईश्वर को हमारे यहाँ दो रूपों में अभिव्यक्त किया गया है, एक सगुण और साकार और एक निर्गुण और निराकार। जो सारी सृष्टि में व्याप्त है वो निर्गुण है और निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई मूर्ति या शेप जो है वो उस परमपिता परमात्मा में नहीं है, पर ब्रह्म में कोई शेप नहीं है। तो वो जो निराकार स्वरूप है उसके प्रति उनका अत्यंत समर्पण था और उनका ये मानना था कि जो ईश्वर है वो हर व्यक्ति के अंदर है और उनका जो समर्पण भाव है उन्होंने उस एक रूपता को दर्शाया कि किस तरह से मनुष्य और ईश्वर इनमें जो है एक रूपता है, कैसे उनका आपस में जो है संबंध है। तो उनका एक बहुत प्रसिद्ध भजन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जी। जैसे कि चंदन है और पानी है, जब चंदन को घिसते हैं और उसमें पानी मिला के जब घिसते हैं तब उसमें से जो है खुशबू आती है, उसमें फ्रेगरेंस जो है वो पैदा होता है। तो उन्होंने कहा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी और जाकी अंग अंग बास समानी। यानी हमारे शरीर के अंग अंग में उसी चंदन की सुगंध जो है वो समाई हुई है। और उनका प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। तुम जैसे बादल हो, बादलों का समूह है। जी। तुम घन वन हम मोरा, हम मयूर हैं।
तो जब मयूर बादल, कब नाचता है, जब गगन में बादल छाते हैं तो उस समय उसको प्रसन्नता होती है। तो उसी तरह से मानव की जो प्रसन्नता है वो ईश्वर के कारण है, ईश्वर के होने से है। और जैसे वो अपना संबंध बता रहे हैं ईश्वर के प्रति कि जैसे चकोर जो है वो चांद को ही देखता रहता है, उसका ध्यान चंद्रमा में रहता है, उसी तरह मेरा ध्यान जो है वो परब्रह्म परमात्मा में है, आप में है। उन्होंने कहा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जरे दिन राती। जैसे दीपक है और बाती है, अगर दीपक में बाती नहीं होगी तो ज्योति कैसे जलेगी। तो ये जो हमारे जीवन की ज्योति जल रही है वो सिर्फ इसलिए जल रही है क्योंकि ईश्वर रूपी दीपक में हमारा जो शरीर है, हमारी जो आत्मा है वो बाती के समान है। उन्होंने कहा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। तुम तो प्रभु जी मोती हो और हम धागे के समान हैं। तो जिस तरह से सोने में सुहागा, एक कहावत है कि सोने का रूप निखारने के लिए, उसको चमकाने के लिए उसमें सुहागे का प्रयोग किया जाता है। तो तुम्हारे होने से ही हमारा रूप भी निकलता है, हमारे सारे कर्म निकलते हैं। बिल्कुल। और उन्होंने कहा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। यानी उन्होंने ईश्वर के प्रति वो समर्पण दिखाया कि आप तो संसार के स्वामी हैं और हम आपके दास हैं, आपके सेवक हैं। ऐसी भक्ति करे रे दासा। उन्होंने कहा, मेरी भक्ति तो इसी समान है जैसी कि आप जो है हमारे स्वामी हैं और हम आपके सेवक हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया उनके प्रमुख भजनों के बारे में। और जैसे कि हमने उनका एक प्रमुख विचार हमेशा हम सुनते आ रहे हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। दर्शकों, अभी इस वक्त कार्यक्रम में वक्त हो गया है कि हम आपको सैर पर ले जाएं, तो आइए हम चलते हैं कार्यक्रम के अगले भाग पर्यटन में। चलिए ठीक है, ये हो गया। बाघों के संरक्षण को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए 1973 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा भी हासिल हुआ। अंग्रेजी उपन्यासकार रुडयार्ड किपलिंग की किताब जंगल बुक की पृष्ठभूमि भी कान्हा के ही घने जंगलों से प्रेरित है। कान्हा के आसपास के इलाकों में रह रहे लोग पिछली कई पीढ़ियों से जीव जंतुओं और जंगलों के संरक्षण में भी सक्रिय रहे हैं। लेकिन अगर कान्हा के किसी एक जीवन को चुनने को कहा जाए तो वो निस्संदेह बारहसिंगा होगा। बड़े भूरे रंग का हिरण प्रजाति का ये जंतु दुनिया में केवल कान्हा में ही पाया जाता है।
20 साल पहले ये लुप्त प्राय हो गया था, पर विशेष प्रयासों का नतीजा है कि कान्हा के जंगलों में एक बार फिर ये बड़ी संख्या में कुलांचे भर रहा है। झुंडों में विचरण करने वाले बारहसिंघा का भोजन हरी भरी घास हुआ करता है। नर बारहसिंघा अक्सर मादा बारहसिंघा को लेकर आपस में लड़ा करते हैं और इस टकराव में वे अपने अनोखे सींगों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया करते हैं। समूची दुनिया के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा बाघ माने जाते हैं। ताजा गणना के बाद देश के 50 टाइगर रिजर्व में अब तक 3000 से ज्यादा बाघ हो चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश को तो बाघों का ही घर माना जाता है। मध्य प्रदेश में अब बाघों की संख्या करीब 526 है। केवल कान्हा टाइगर रिजर्व में ही 80 से ज्यादा बाघ हैं। इन्हीं में रॉयल टाइगर को देखने के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व सबसे बेहतरीन तो दर्शकों, यहाँ हमने आपको सैर कराई और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर वर्ष माघ माह की पूर्णिमा के दिन संत रविदास जी का जन्मदिन मनाया जाता है, उनकी जयंती मनाई जाती है। और रविदास जी ने समाज में व्याप्त भेदभाव से अलग होकर उठकर कार्य करने के लिए समाज को प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि इस भेदभाव में हम जिस प्रकार से व्याप्त होकर बैठे हैं, उनसे निकलकर हमें अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और आज के आधुनिक युग में भी हम इसी बात की आशा भी करते हैं कि हमारे बीच में, समाज में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव हम ना रखें और मानवता को हम जो है जिंदा रखें और उसी के लिए हम काम भी करें। क्योंकि आपका जीवन किस काम का है ये आपको शुरुआत में ही समझना होगा, क्योंकि ये बातें जनरेशन टू जनरेशन जो है ट्रैवल भी करती हैं। आइए अब हम बात करते हैं आचार्य जी से, उनसे जानते हैं कुछ और रविदास जी के बारे में। आचार्य जी, जैसे कि मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि कहा जाता है कि रविदास जी ने कई चमत्कार भी दिखाए, तो क्या कोई ऐसी बात आपके पास है तो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। हाँ, बिल्कुल सही बात है। उनके जीवन में अनेक चमत्कार घटित हुए। एक चमत्कार तो ऐसा है कि एक साधु गंगा स्नान और दान पुण्य करने के लिए वहाँ से जा रहे थे जी, और रास्ते में इनका घर पड़ता था। ये वहाँ से निकले तो रविदास जी का स्वभाव ये था कि जितने भी साधु संत कभी भी कहीं भी होते हैं तो उनका बहुत आदर करते थे और उनकी सेवा करते थे। तो जब वो जा रहे थे तो इन्होंने उनसे पूछा कि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं और आज जो है वो पूर्णिमा का दिन है और हम जो है उस पुण्य लाभ लेने के लिए वहाँ पर जाएंगे, गंगा जी को अपने तरफ से जो है कुछ भेंट समर्पित करेंगे। तो ये गरीब थे। इन्होंने उनको उस समय एक दमड़ी उन साधु जी को दी और उनसे कहा कि भाई मेरे पास तो इतना ही है और मेरी तरफ से आप ये गंगा जी को समर्पित कर दीजिए। वो साधु जो है गंगा जी में गए, नहाए, काशी गए, वहाँ गंगा में उन्होंने स्नान किया, अपना जो दान धर्म करना था वो किया और एकदम उन्हें याद आई कि भाई रविदास जी ने मुझे दमड़ी दी है। तो ये उनको वो दमड़ी देने समर्पित करने के लिए उन्होंने वो दमड़ी निकाली और गंगा जी में समर्पित करने के लिए उन्होंने जैसे ही उसको आगे हाथ बढ़ाया तो गंगा जी ने स्वयं अपना हाथ ऊपर करके और वो दमड़ी अपने हाथ में स्वीकार की। तो वो सज्जन जो है साधु वो भी चकित रह गए। तो
उन्होंने कहा कि भाई ऐसी क्या बात है कि आपने जो है इनका दिया हुआ दान जो है स्वयं अपने हाथ में स्वीकार किया। तो उन्होंने कहा कि वो ईश्वर के अनन्य भक्त हैं जी। और फिर उन्होंने गंगा जी ने एक हाथ का जो है कंगन जिसमें हीरा जड़ा हुआ था वो लाकर दिया और कहा कि मेरी तरफ से ये रविदास जी को दे दीजिए आप। वे लौट कर आए, उन्होंने रविदास जी को वो कंगन दिया। तो और जो लोग थे उनको ये लगा कि अरे इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो कोई बहुत बड़े ज्ञानी व्यानी भी नहीं है, तो इनको ऐसा क्या हो गया कि इनको कंगन दिया। तब जो है उन्होंने कहा कि अगर इतने ही आप भक्त हो ईश्वर के तो इसका एक जोड़ा और बुलवा के बताइए। कहते हैं कि तब उस समय जो है उनका जो कठोता था जिसमें पानी भरा रहता था उसका उपयोग करते थे, उस कठोते में जो है स्वयं गंगा जी प्रकट हुई और उन्होंने एक दूसरा जो कंगन था वो वहाँ भेंट किया। तो सभी लोग जो हैं वो रविदास जी की जय जयकार करने लगे और उन्होंने उनको ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त माना। जी, इसी तरह से एक और घटना है कि चित्तौड़ की रानी जो है झाली, वो इनकी शिष्या थी और इनसे बहुत प्रभावित थी। तो उन्होंने इनको आमंत्रित किया चित्तौड़ और वहाँ इनके सम्मान में एक भंडारे का आयोजन किया। तो उस भंडारे में जो है कुछ लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा प्रकांड पंडित मानते थे, उन्होंने कहा कि हम इनके साथ भोजन नहीं करेंगे। तब रविदास जी ने कहा कि ठीक है, आप भोजन कीजिए, और ये अलग हट गए, एक तरफ जाकर बैठ गए। लेकिन जब वो लोग जो है भोजन करने के लिए बैठे तो देखते क्या है कि हर दो ब्राह्मणों के बीच में एक रविदास जी बैठे हुए, वो भी उनके साथ भोजन कर रहे हैं। तो ये जो एक चमत्कार था उससे वो भी चमत्कृत हुए और उन्होंने फिर जो है इनसे क्षमा याचना की और इनको बहुत मान किया। जी, बहुत ही अच्छी जो है आपने इनसे उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस शुभ अवसर पर हमारे साथ कार्यक्रम में आए और आपने बहुत सारी जानकारी उनके विषय में दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार। जी, तो दर्शकों, ये थे श्री राम वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने माघ की पूर्णिमा पर आने वाली रविदास जयंती पर हमारे साथ एक चर्चा की, जिसमें आप भी हमारे साथ शामिल थे। और दर्शकों, अब आपको बता दें कि हमें समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम आपके साथ कुछ और देर रुक सकें या आपके साथ और बातचीत कर सकें। आपसे हमारी मुलाकात होगी फिर शनिवार के दिन, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और कार्यक्रम नमस्कार MP सोमवार से शनिवार तक आप देखते रहें। और इसी के साथ मुझे श्वेता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।